हेलो एवरीवन, मैं सेफ दीपक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल स्टडी पॉइंट पे। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था सीरीज में आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के 1600 से 1765 तक का टाइमलाइन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से टेरिटोरियल पावर बनती है। और आज उससे आगे उसी की टाइमलाइन में बात करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल के बारे में। देखिए, कंपनी ने अपना शासन चलाने और उसे अपने फेवरेबल अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए, कई अधिनियम पारित किए, और ये अधिनियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की डेवलपमेंट में एज ए स्टेयर्स काम आए। इन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान के बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई अपनी। तो इसी दिशा में सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी सिचुएशंस थी जिस सिचुएशन के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट लाना चाहती थी। सबसे पहला रीजन था दोस्तों, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल क्राइसिस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड का लोन लिया और कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरा रीजन था इसमें, दूसरा जो कारण था वो था करप्शन। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं हम, वो रीजन था बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का मिसमैनेज होना। बंगाल अब ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभल रहा था, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये वो 3 कारण थे जिसके कारण गवर्नमेंट ने कंपनी को रेगुलेट करने का विचार किया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश सरकार का ये पहला प्रयास कहा जाता है, जिस प्रयास में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको एक याद रखनी है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है। लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे जब इस एक्ट को लाया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और यहां से एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो उसमें आपको नाम याद रखना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो है दोस्तों कि बॉम्बे और मद्रास। देखिए, बॉम्बे जो आज का मुंबई है और मद्रास चेन्नई। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब वॉरेन हेस्टिंग का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। और एक इंपॉर्टेंट बात कही गई कि अब ये गवर्नर्स मतलब मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर किसी भी इंडियन स्टेट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का परमिशन ना हो। मतलब कि अब उन्हें वॉर डिक्लेयर करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से परमिशन लेनी थी। अगर वो परमिशन मिल जाती तो ही वो वॉर डिक्लेयर कर सकते थे, अनटिल और अनलेस वो उससे पहले नहीं कर सकते थे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसी एक्ट ने 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 3+1 कंसेप्ट में, जिसमें 3 जज थे और 1 चीफ जस्टिस थे। आपको ये भी याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई कमियों को दूर करने और कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण और स्ट्रांग मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट की अब कुछ इंफॉर्मेशन ये रही। सबसे पहला, पिट्स इंडिया एक्ट ये रीनेम किया गया है विलियम पिट्स के नाम पे। और विलियम पिट्स क्या है उस टाइम पे?
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नाम याद रखिएगा, विलियम पिट, जिनके नाम पे पिट इंडिया एक्ट का नाम रखा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, इन दोनों को अब सेपरेट कर दिया गया है। देखिए, अभी तक कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों एक ही काम था, दोनों एक ही जगह पे हो रहा था, दोनों को गवर्न करने वाले भी एक ही लोग थे। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इसे ही कही जाती है ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की दोहरी प्रणाली। आइए समझते हैं। देखिए, ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं कंपनी की, जिसकी संख्या रखी गई 24 फिक्स, और इनको काम दिया गया कि ये मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर्स को। इसका मतलब है ये कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगला बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में दोस्तों मेंबर्स थे 6, और इनको काम दिया गया है, सबसे पहला काम कि ये सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू और पावर से रिलेटेड जितने भी इशू थे ये उनको रेगुलेट करने वाले थे। दूसरा कि ये किसी भी गवर्नर को इंडिया भेज सकते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकते थे, इन्हें अल्टर भी कर सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास पावर आ गई कि गवर्नर्स को इंडिया भेजना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल सकना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, जहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे ये क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहां है हमारा बंगाल, और बंगाल यहां है तो बंगाल के साथ होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर बिठाया गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, हमने पढ़ा, जिसकी संख्या है 24। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हमने पढ़ा कि इसमें 6 लोगों का समूह है ये, और ये जो है क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब यहां जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वो क्राउन से मिल रहे हैं, और यहां से जो इंफॉर्मेशन है, रिपोर्टिंग है, वो भी क्राउन को है। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, इनको बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। आई होप अब आपको ये ड्यूल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि पहली बार इस एक्ट में बात की गई है कि जो एरियाज कंपनी ने एक्वायर की थी उसे अब ब्रिटिश के एरिया, ब्रिटिश का क्षेत्र कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तक हम उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्वायर्ड एरिया कह रहे थे, बट अब कहा जाएगा वो ब्रिटिश का एक्वायर्ड एरिया, ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र। ये एक इंपॉर्टेंट बात और कही गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एक फैक्ट है, इसमें कहा गया है कि जितने भी सिविल और मिलिट्री के एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको अपनी ज्वाइनिंग के विद इन अ 2 मंथ्स अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। ये एक स्टेटमेंट दी गई है इस एक्ट में। कहा गया है कि जितने भी सिविल और मिलिट्री के एम्प्लॉय हमारे पास ज्वाइन हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होगा। और इसके पीछे का एक रीजन जो है वो ये दे सकते हैं, हमने पढ़ा 1773 को लाने के पीछे का एक रीजन था कि वहां कंपनी के ऑफिशियल्स पे करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो यहां जो है क्राउन ये चाहता है कि अब उस करप्शन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है गवर्नमेंट, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अभी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लेंगे, बट वो कंपनी के थ्रू वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। और कंपनी जो है किसको कंट्रोल कर रही है, अभी इंडिया को कंट्रोल कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गई है।
तो आई होप अब ये पिट्स इंडिया एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले एक्ट की तरफ पढ़ें दोस्तों। अगला एक्ट है हमारा 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन जो है वो जारी रखा गया। अब इसको ब्रिटिश क्षेत्र कहा जा रहा है। ब्रिटिश क्षेत्र पर कंपनी का शासन जारी रखा गया और ये कहा गया है कि कंपनी जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस कर रही है, कहा गया है कि कंपनी जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस कर रही है वो ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेज को आने वाले 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेज को क्या किया गया? देखिए कमर्शियल प्रिविलेज मतलब हम कह सकते हैं मोनोपोली। तो कंपनी को जो अभी ईस्ट में मोनोपोली मिली हुई है व्यापार करने की, उस मोनोपोली को आने वाले 20 साल के लिए और रिन्यू किया जा रहा है। और इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जो सैलरी है एम्प्लॉय की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो अब हम नहीं देंगे, वो अब कंपनी को देना पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एम्प्लॉय, इनको जो ज्वाइनिंग देने वाले हैं, ये जो ज्वाइन होने वाले हैं, ये ज्वाइन कौन करने वाला है? इनको क्राउन करने वाला है। मतलब क्राउन इनकी ज्वाइनिंग करने वाला है। बट जब हम इनकी सैलरी की बात करेंगे तो कहा गया है कि सैलरी जो है वो कौन देगा? वो कंपनी देगी। और कंपनी कहां से देगी? इंडिया से देगी। तो इनडायरेक्टली अब ये कहा जा रहा है कि अब आपको इंडिया की रेवेन्यू से अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में और एम्प्लॉयज में आपको सैलरी बांटनी है, हम सैलरी अब नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिएगा। चलिए अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? कहा गया है कि कंपनी जो भी रेवेन्यू अर्न करने वाली है, समझिएगा इसे भी, कंपनी जो भी रेवेन्यू अर्न करने वाली है उसमें से 5 लाख पाउंड, 5 लाख पाउंड जो है वो उनको देना है क्राउन को। क्राउन से मेरा तात्पर्य है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कहा गया है कि कंपनी जो भी रेवेन्यू लेगी उसमें 5 लाख तो आप क्या दे दोगे? सीधा सीधा क्राउन को दे दोगी। फिर बाकी क्या बचा? बाकी आपके पास जितना भी पैसा बचता है वो अब आपको बांटने हैं अपने शेयर होल्डर्स में। और शेयर होल्डर्स को जो आप डिविडेंड देने वाले हो, तो इंपॉर्टेंट लाइन, शेयर होल्डर को जो आप डिविडेंड्स देने वाले हो उसका रेट फिक्स कर दिया गया, वो है 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये लाइन भी आप। दोबारा समझिए, कंपनी को कहा गया है कि आप जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हैं उस रेवेन्यू में से 5 लाख पाउंड आप हमें दीजिए, बाकी जितना रेवेन्यू बचता है वो अपने शेयर होल्डर में बांटिए, और उसका डिविडेंड फिक्स कर दिया गया वो है 10%। तो दोस्तों ये जो क्लास थी हमारी, ये अभी हमने आज की क्लास में 3 एक्ट्स को पढ़ा। सबसे पहला एक्ट हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर दोस्तों हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा 1784, और देन चार्टर्ड एक्ट 1793 के बारे में पढ़ा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल एडिशनल स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।